हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए ले आए हैं हिस्ट्री की पहली क्लास और भारतीय इतिहास में आपको अलग अलग चैप्टर के थ्रू हम समझाते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक जो है भारतीय इतिहास का, ठीक है, उसको देखेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि इतिहास एक्चुअल में है क्या, क्यों हमें पढ़ना है इतिहास, क्यों पढ़ना चाहिए हमें इतिहास। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे इतिहास की परिभाषा से। बेसिक चीज क्या होती है इतिहास की परिभाषा। जो भी सब्जेक्ट पढ़े पहले उसकी परिभाषा जानना जरूरी होता है, ताकि हमें उससे इंटरेस्ट बना रहे और उसके बारे में जानकारी मिलती रहे। तो इतिहास की परिभाषा क्या है, एक लाइन में अगर मैं आपको इतिहास की परिभाषा बताऊं तो क्या है, हाँ, समय के साथ परिवर्तन का अध्ययन। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो जाता है उसी का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। और अगर आपको किताबी परिभाषा भी जानना तो उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो घटनाएं घटित होती हैं उतना क्या करना है, काल क्रमानुसार। यानी कि काल क्रमानुसार का सिंपल सा मतलब क्या होता है कि एक घटना के बाद दूसरी घटना जैसे घटित होती रहती है, जैसे 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 हमारी एज बढ़ती रहती है, तो बचपन में हम दूध पीते हैं, बड़े होते हैं खाना खाने लगते हैं, उससे बड़े होते हैं तो और भी बहुत सारी चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। तो एक कालक्रम के अनुसार जैसे आपका जीवन चलता है, तो ऐसे पूरे इतिहास का जीवन कैसे चला है प्राचीन काल से, उसको पढ़ना ही क्या है, आपका इतिहास है। और इतिहास में भी जैसे हम आज भारतीय इतिहास पढ़ा रहे हैं, तो भारतीय इतिहास में भी हम इसको 3 पार्ट में पढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हम प्राचीन इतिहास देखेंगे। प्राचीन के साथ हम देखेंगे मध्यकालीन इतिहास। साथ में तीसरा पार्ट इसका क्या आ जाएगा, तीसरा पार्ट आ जाएगा आपका आधुनिक इतिहास। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक से, जो कि है प्राचीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास के सबसे पहले टॉपिक पे। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है कि कैसे इतिहास का विकास हुआ, पहले कैसे आदिमानव रहते थे और क्या था एक्चुअल में जो अभी हम जान नहीं पाए और जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास को हमने 3 पार्टों में बांधा है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है आपका प्रागैतिहासिक काल। ये क्या है, पूरी तरह से पाषाण कालीन सभ्यता। पाषाण क्या है बेटा, पाषाण है आपका पत्थर, और पत्थर से ही सब कुछ है, चाहे वो हथियार बनाना हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे शिकार करना हो, चाहे अनाज रखना हो, कुछ भी हो, सब कुछ इसी पत्थर पे है। ठीक है, क्यों इसको प्रागैतिहासिक काल बोलते हैं, इसको बेसिकली जान लेते हैं। ठीक है, क्या है यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है जो लिखित साक्ष्यों का अभाव है। लिखित साक्ष्यों का अभाव इसलिए है क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज में हैं। इनिशियल फेज में आदमी क्या होता है, खाना बदोश होता है। खाना बदोश का मतलब समझते हो, खाना बदोश का मतलब होता है कि अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली और बेरोजगारी में घूम रहे हो बिना पढ़े लिखे, तो कुछ नहीं मिलना है जीवन में, यही खाना बदोशी है। ठीक है, तो खाना बदोश का मतलब क्या है कि अभी इनिशियल फेज में है, हम कुछ भी अभी जमा ना कर पा रहे हैं, ना ही कुछ बना पा रहे हैं, ना ही हमें उतना ज्ञान है। तो लिखित साक्ष्यों का अभाव इसी वजह से है कि अभी खाना बदोश है, अस्थाई जीवन हमारा बिल्कुल नहीं है, अस्थाई जीवन हमारा बिल्कुल नहीं है। और ये क्या है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध है। पुरातात्विक साक्ष्य में भी क्या उपलब्ध है, पत्थर के जो हथियार बने अलग अलग, उसको देखना है हमें। साथ में क्या देखना है, उस पत्थर से ही रिलेटेड, चाहे वो कहीं पे गुफाएं मिली हों, कहीं पे कोई चित्र मिला हो, कहीं पे कोई ऐसे साक्ष्य मिले हो जहाँ पे कुछ शिकार हुआ हो, या मानव कंकाल तंत्र, जो भी उससे रिलेटेड हैं, सब के सब पुरातात्विक साक्ष्य ही उपलब्ध हैं। तो चलिए अब आगे इसके आगे देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बाद दूसरा काल कौन सा आता है। तो दूसरा काल हमारा क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाते हैं, थोड़े से समझदार होते हैं। जैसे बचपन के बाद आदमी धीरे धीरे जवानी में कदम रखता है, वैसे हमारा इतिहास थोड़ा सा अब जवान हो रहा है। तो जवानी में क्या हो रहा है, सबसे पहली चीज़ क्या मिल रही है कि लिखित साक्ष्य मिल तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, अपठित हैं। अपठित यानी कि हम पढ़ नहीं पाए हैं अभी तक। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्यों पर अभी भी हमारी निर्भरता बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि सब कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों पे, क्योंकि लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बावजूद भी हम नहीं पढ़ पाए हैं। हमारी हालत ऐसी है कि डॉक्टर ने बीमारी तो बता दी है, ठीक है, लेकिन उस बीमारी का जो इलाज लिखा है वो हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। तो यही हाल यहाँ पे भी है। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक काल में। और इस आद्य ऐतिहासिक काल में कौन सी सभ्यताएं आती हैं, तो इसमें आपको जान लेना है कि सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि आप सबसे फेमस नगरीय सभ्यताओं में मानी जाती है, उसका पार्ट है। साथ ही साथ हमें और भी जो छोटी जोटी ताम्र पाषाणी संस्कृतियां मिलती, जैसे जोरवे हो गई, दैमाबाद हो गई, ये सब भी संस्कृतियां इसी का पार्ट हैं। यहाँ भी लिखित साक्ष्य हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है पढ़ने में, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम में, कैसे सवाल आता है समझ लीजिए कि क्यों लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद पढ़ नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पे है पिक्टोग्राफी। अब आप बोलेंगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है, तो मैं आपको बता देता हूँ। पिक्टोग्राफी का मतलब होता है चित्रात्मक शैली। यहाँ पे शब्द नहीं लिखे हैं, शब्दों की जगह क्या बने हुए हैं, अलग अलग चीज़ों के चित्र। कहीं सांप बना हुआ है, कहीं पेड़ का चित्र बना हुआ है। तो अभी हम समझ पाने में असमर्थ हैं कि इस चित्र का अर्थ क्या है, मतलब क्या है। तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल।
अब हम लोग हो गए जवानी की दहलीज पे, समझ लीजिए पहुंच गए हैं और नौकरी ढूंढने के एकदम कगार पे हैं और समझदारी आ गई है। तो इसमें क्या मिल रहा है हमें? लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता मिल रही है। ढेर सारे हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध हैं, अलग अलग वेद हैं, अलग अलग धर्म ग्रंथ हैं, अलग अलग चीज़ों की बहुत सारी किताबें मिल रही हैं और हम पढ़ भी पा रहे हैं उससे। साथ ही साथ पुरातात्विक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं जो कि उस लिखित साक्ष्य से मैच कर रहे हैं, यानी कि हम प्रामाणिकता के साथ उस चीज़ को पढ़ सकते हैं। और इसका शुरुआत कब माना जाता है? लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। जब से है आप जान सकते हैं, इसी टाइम पे जैन धर्म का विकास, इसके बाद बौद्ध धर्म का विकास, अलग अलग साम्राज्यों का विकास इसी समय से शुरू हो रहा है और इसी समय से हमें लिखित और पठित दोनों साक्ष्य मिलने शुरू हो जा रहे हैं। तो आइए अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जानकारी लेते चलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं सबसे ज़्यादा। तो हम आपको एक चार्ट बना के यहाँ पे इसलिए दे रहे हैं ताकि आप कभी भी रिवीजन करना चाहें, एग्जाम के टाइम समय कम होता है आपको पता है, तो एक साथ हमने इसको मर्ज कर दिया है। इसको हम अभी अलग अलग पीपीटी में एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन आपको एक नज़र मारने के लिए हम दे दिए कि एग्जाम के टाइम आप क्विक रिवीजन कर पाएँ पीडीएफ के थ्रू। तो आइए देखते हैं पाषाण काल का विभाजन। 3 काल में इसका विभाजन किया जाता है। किस आधार पर किया जाता है इसको समझना है। बहुत ही बेसिक फंडा है बेटा इसको समझने का, कि उपकरणों के आधार पर। उपकरण मतलब समझते हो, खेती बाड़ी तो सब देखे होंगे, ठीक है। तो देखते हो बहुत सारे औजार यूज होते हैं, कहीं खुरपी, कहीं कुदाल, कहीं कुछ, तो ये उपकरण कहे जाते हैं। जो बेसिक चीज़ें आप कोई कार्य करने के लिए यूज करते हो वो उपकरण है। ऐसे उपकरणों के आधार पे हम इसको 3 काल में विभाजित करते हैं। पहला हमारा कौन सा काल है? पूरा पाषाण काल। दूसरा कौन सा है? हमारा मध्य पाषाण काल। और सबसे लेटेस्ट वाला जिससे हम लोग अपने आप को उपलब्धि के तौर पे देखते हैं, नव पाषाण काल। ठीक है, इसमें बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको मैं अलग अलग स्लाइड में आगे एक्सप्लेन करते चलूँगा, इसलिए अभी इसमें नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको अगले स्लाइड में हम देखते हैं कि क्या है। तो इसको देखते हैं कि हम किस आधार पे विभाजन किया। अभी हमने देखा उपकरणों पे, तो इसमें देखना क्या है कि पूरा पाषाण काल में पत्थर के हथियार हमें मिलेंगे ढेर सारे। उन्हीं पत्थर के हथियार से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि क्या हो रहा है। साथ ही आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूरा पाषाण काल का शुरुआत कब से माना जाता है। तो ये हम देखते हैं कि 25 लाख वर्ष से लेके, ठीक है, कब तक माना जाता है? लगभग आपके समझ लीजिए कि 15,000 वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। ठीक है, ये हज़ार में है। और ये कब का है? ये बीसी है। आपको बता दें बीसी और एडी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ईसा पूर्व क्या होता है और ईसवी सन क्या होता है। तो आपको एक सिंगल लाइन स्केल देखिए आपने, ये देखो समझ लो ये स्केल है। आपको स्केल में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। इसको हम मान लेते हैं बीच में 0 बेटा, ठीक है। और अभी चल क्या रहा है? अभी चल रहा है 2022, फिर आएगा 2023, 2024, ऐसे बढ़ते क्रम में है। तो जो ये बढ़ते क्रम वाला है हम इसको लेंगे +1, +2 और आज तक लेते चले आएंगे एक एक साल जोड़ते हुए। ये तो हमारा हो गया ईसवी सन। इसको क्या बोलते हैं? ईसवी सन। लेकिन हम इस 0 को क्यों मानते हैं ईसवी सन? क्योंकि हम इसको मानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ईसा मसीह का जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिसको ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम लोग यूज करते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना तो हमारी ईस्वी में हो गई, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। जैसे पूरा पाषाण काल 25 लाख वर्ष पूर्व का है, तो इसके पहले की जो घटना है जिसको हम -1, -2 में करते चले जाते हैं, उसको देखने का तरीका ईसा पूर्व बोल देते, क्योंकि अभी ईसा पैदा नहीं हुए हैं। तो कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये 25 लाख वर्ष क्या है? ईसा के जन्म से पूर्व का है। तो इसको याद करके चलना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है बेटा। और सबसे पहले साक्ष्य इसको बता देते हैं कहाँ मिले। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे पहला पूरा पाषाण कालीन मानव मिला है अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। मध्य पाषाण काल में हम क्या देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा हमारे अंदर विकास हो रहा है। विकास क्या हो रहा है? अब धीरे धीरे शिकारी के साथ साथ हम क्या बन रहे हैं? खाद्य संग्राहक भी बन रहे हैं। मतलब खाने पीने की चीज़ें जमा कर रहे हैं, मार के खा के आगे नहीं बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा विकास होना शुरू हो गया है। और नव पाषाण काल में तो हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। एक तरह से क्रांति का काल कहा जाता है। खाद्यान्नों का उत्पादन शुरू हो गया है बेटा, आग का प्रयोग शुरू हो गया है, और ढेर सारी और भी उपलब्धियां जो कि आपको अगले स्लाइड में मैं बताते चलूंगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक स्लाइड समझते चलेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है। पाषाण काल का सबसे पहला टॉपिक पूरा पाषाण काल क्या है। अब देखते हैं इसमें कैसे चीजें बनना बिगड़ना शुरू हुई। तो सबसे पहले शिकारी एवं खाद्य संग्राहक हम क्या हुआ करते थे? नॉर्मल मारना है, खाना है, जो बचा हुआ खाना है लेके चल देना है। ठीक है, सिंपल फंडा है। अब ये बोलो कि लेके चल क्यों देंगे, ऐसा क्या मार रहे हैं? तो भैया अब हाथी मार लिए 3 लोग मिलके, हाथी मार लिए 3 लोग मिलके, तो खा नहीं सकते, खाना बचेगा ना। अब हाथी का बचा हुआ भोजन हम लेके चल लिए, तो हम इसी को क्या कर देते हैं? खाद्य संग्राहक।
कहीं संभाल के नहीं रखने के फ्रिज में डाल दिए अब खराब नहीं होगा, नहीं, जो भोजन बचा कि चलो फिर से उपयोग कर लें उसको लेके चलिए। साथ ही हम क्या देख रहे हैं, अभी पशुपालन कृषि और अग्नि के ज्ञान का अभाव है, ना ही हम पशुपालन कर रहे हैं, उल्टा पशुओं को मार मार के खा रहे हैं। ठीक है, कृषि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, जो चीज़ें हमें मिल रही हैं समझ में आ रही, जंगल में खा ले रहे हैं, नहीं मिल रही तो कोई दिक्कत नहीं। और अग्नि का ज्ञान हम इसलिए कहते हैं कि अग्नि अभी प्रयोग में नहीं लाई जा रही, ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी अग्नि देखी नहीं, हम देखते हैं बहुत जगह ज्वालामुखी विस्फोट हुआ रहेगा, बहुत सारी चीज़ें हुई रहेगी, लेकिन ये अभाव कैसा है कि अभी उपयोग में अग्नि नहीं है कि हम खाना बनाने के लिए कर रहे हैं, आग तापने के लिए कर रहे हैं, ऐसी कोई उपयोग नहीं। और इस काल का सबसे खास बात क्या है, कभी भारत के हिसाब से पूछा जाए तो आपको बता देता हूं कि रॉबर्ट ब्रूस फूट कौन थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट आपके समझ लो कि इतिहासकार थे, पुरातत्वविद थे, जिन्होंने सबसे पहले मद्रास के पल्लवरन में 1863 में क्या मानव खोपड़ी ढूंढी थी। क्या ढूंढी थी? मानव खोपड़ी, यानी मानव कंकाल तंत्र का सबसे प्राचीनतम रोम है। और यहीं से उन्होंने क्या हस्त कुठार यानी हाथ से चलाई जाने वाली कुठार की भी खोज की थी। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताते चला हूँ कि इस समय उपकरण कैसे कैसे मिले थे। तो इसको भी 3 पार्ट में हम डिवाइड करते हैं पुरा पाषाण काल को। तो जब से सबसे पुराना होगा जिसको बोलते हैं उच्च पुरा पाषाण काल, तो अभी विकास के क्रम में है, तो क्या मिलता है दक्षिणी एवं खुरचनी। ये आपके इमेज में दिख रहा होगा यहाँ पे दक्षिणी और खुरचनी। तो खुरचनी क्या होती है हमें पता है बहुत अच्छे से कि किसी चीज़ को जैसे खाल उतारना हो गया, खाल उतारना हो गया, साथ में कोई चीज़ खुरच के खाना हो गया, कोई चीज़ का जैसे जहाँ हम देखते हैं आलू प्याज आज के डेट में खुरचनी का उपयोग किया जाता है, उसका क्या ऊपर के कवर हटाने के लिए, तो खुरचनी का उपयोग वैसे किया जाता है। दक्षिणी क्या होती थी? दक्षिणी बड़ा पत्थर हुआ करता था जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, और ये थोड़ा सा नुकीला टाइप हुआ करता था, जिसको हम क्या करते थे शिकार करने के लिए शिकार पे फेंक के मारते थे ताकि वो घायल हो जाए और हम उसका शिकार कर सकें। उसी के बाद दूसरा आता है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल। मध्य पुरा पाषाण काल में क्या है बेटा? फलक उपकरण। ठीक है, एक क्वार्टजाइट पत्थर से निर्मित होते थे जैसे कि इमेज में मिल रहा है। फलक का मतलब क्या होता है? फलक का मतलब होता है किसी चीज को परत निकाल के बनाना, बार बार परत 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 निकालते चले जाएंगे आप, और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि एकदम पतला, देख रहे जैसे कि यहाँ पे एकदम पतला। गांव में कुल्हाड़ी आपने देखी है? एक कुल्हाड़ी का प्राचीनतम रूम आप देख रहे हैं कि एकदम पतला फॉर्म निकल के आ जाएगा। इसी को इसलिए कभी कभी क्या कहा जाता है, मध्यपुरा पाषाण को फलक संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। फलक संस्कृति एग्जाम में पूछा गया कि फलक संस्कृति किसे कही जाती है, तो मध्यपुरा पाषाण काल को। तीसरा इसमें विभाजन है पूर्व पुरा पाषाण काल। क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे मिले हैं क्रोड उपकरण। क्रोड उपकरण का मतलब क्या होगा? एक पत्थर से छांट करके दूसरा पत्थर का हथियार बनाना। जैसे कि हम देखते हैं कि एक पत्थर को मार मार के, आज भी बहुत सारी पुरानी परंपराओं में हम देखते हैं कि पत्थरों से ही दूसरे पत्थर को छांट छांट के दूसरा एक हथियार बना लेते हैं। तो यहाँ से क्या मिला है? हस्त कुठार। ये प्राचीनतम रूप का थोड़ा सा अपडेटेड वर्जन। खंडक, ये देख रहा है इमेज में, खंडक का रूप है। और विदारणी का मतलब क्या होता है कि जो आज के अधिकतम सुई है, पुराने समय में छेद करने के लिए विदारणी का उपयोग किया जाता था। आइए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला हमारा क्या है। तो तीसरे काल के विभाजन में हम देखते हैं कि दूसरा हमारा क्या है? मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में थोड़ा सा अपडेट वर्जन आ रहा है, जैसे एंड्रॉयड का बार बार अपडेट वर्जन आता है वैसे हम भी अपडेट हो रहे हैं। कैसे? जैसे कि अब हम सिगारी और खाद्य संग्रह के साथ साथ और क्या बन रहे हैं, अब थोड़ा सा हम देख रहे हैं हमारे साथ पशुपालन का विकास हो रहा है। धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, कुछ अपने लिए पालतू पशु रख रहे हैं। अच्छा, ये सुन के बड़ा खुशी हुआ रहेगा कि पालतू पशु रख रहे हैं यानी कि हम बहुत समझदार हो गए। नहीं, यहाँ पे बड़ी खास बात है। पालतू पशु किस लिए हैं? अभी भी खाने के लिए ही है, खाने के लिए पालतू पशुओं का, ठीक है, क्या पालन किया जा रहा है कि उनको क्या करें, जब हमें अनाज की कमी हो जाए, कुछ ऐसी चीज़ की कमी हो जाए, शिकार ना मिले, तो अपने पाले हुए पशुओं को ही हम काट के खा जाएंगे। तो ये अभी भी ये विकास का क्रम कैसे है, सब कुछ अभी खान पान से ही जुड़ा हुआ है, और साथ में अभी खाना बदो जिंदगी चल रही है। साथ में हम क्या देख रहे हैं कि हथियारों में थोड़ा सा अपडेट वर्जन आया है, जो कि पत्थर से बन रहे थे, अब किससे बन रहे? अस्थि का मतलब क्या होता है? हड्डियाँ बेटा। ये हड्डियों से निर्मित उपकरण बनने लगे, और ये क्या हो रहे हैं, थोड़े से नुकीले, ज़्यादा शार्प और ज़्यादा मजबूत बन रहे हैं। और इसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ये प्रश्न कम से कम आपको 50 बार हर एग्जाम में पूछा जा चुका है कि साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो पशुपालन के साक्ष्य हमें आदमगढ़ से मिले हैं और बागोरा राजस्थान से मिले हैं। आदमगढ़ आपके मध्य प्रदेश में और बागोरा राजस्थान में। अस्थि निर्मित उपकरण सराय नाहर और महदहा से मिले हैं। दोनों का दोनों क्षेत्र कहाँ है? आपके प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में। आपका प्रतापगढ़ का जो जिला है यूपी का, वहाँ से ये सारे के सारे साक्ष्य हमें उपलब्ध हुए हैं।
अब उस 3 काल के विभाजन में सबसे अंतिम काल जो कि क्रांति युग के नाम से जाना जाता है, क्रांतिकारी काल कहा जाता है इसे, ठीक है। कभी पूछ लिया जाए एग्जाम में क्रांतिकारी काल किसे कहा जाता है पाषाण काल में, तो आपका नव पाषाण काल है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम आधुनिक मानव बनने की प्रक्रिया में शुरू हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन कर रहे हैं, आग का प्रयोग करना शुरू कर दे हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं कि ढेर सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं और इन सब की अपनी एक विशेषता है, जिसमें से हम कुछ खास जो कि एग्जाम में पूछे गए आपको बताते चल रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि लहुरा देव, लहुरा देव से क्या मिला है? लहुरा देव से बहुत खास चीज़ मिली है, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। कब मिला है? लगभग 9000 BC के आसपास, यानी ईसा पूर्व। अभी हमने बता दिया हूँ क्या है ईसा और ईसा पूर्व, ठीक है। तो इसको याद करके चलना है। और ये भारत का सबसे नहीं, पूरे विश्व का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है। अगर पूछा जाए आपके गेहूं का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है, तो आपके मेहरगढ़ से मिला। मेहरगढ़ आपका कहाँ है? पाकिस्तान में है, ठीक है। और अगर पूछा जाए कृषि एवं पशुपालन दोनों साथ साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, आज भी हम देखते हैं कि लोग गाय भैंस पालते हैं, साथ में खेती भी करते हैं, और इसको क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि। आज के इकोनॉमिक्स में क्या पार्ट बोला जाता है? उसको मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। वो यहाँ पे कहाँ से मिल रहा है हमें? गुप्त कराल से। ये आपका भारत का एरिया गुप्त कराल, ठीक है। और एक खास बात जो कि एग्जामों में पूछी जाती है कि मानव के साथ कुत्ते का कंकाल बना के दफनाया जाना और गर्त आवास कहाँ से मिले, तो आपके बुर्ज-होम, आप जैसे कि मैप में देख रहे होंगे बुर्ज-होम और गुप्त कराल वाला एरिया यहीं पे है। और बुर्ज-होम कहाँ पे? आपके कश्मीर वाला रीजन है बेटा, एक कश्मीर वाला, जैसा कि आप मैप में देख रहे हैं। यहाँ से क्या अब ये क्यों लगाया जा रहा होगा? आपके दिमाग में आ रहा हो कि कुत्ते को क्यों दफना दे रहे हैं। हम आज भी पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं और मृत्यु के बाद भी जीवन मानते हैं। तो हम सोचते थे कि मरने के बाद कम से कम इसको खाने पीने की कमी ना हो, इसलिए उसके साथ कोई ना कोई जानवर दफना दिया जाता था, ठीक है। गर्त आवास का मतलब क्या हो गया कि जमीन के नीचे ऐसे छोटी छोटी सीढ़ियां बना के एक आवास का निर्माण करना, ठीक है। और ये क्या है? जमीन के नीचे, इसको गर्त इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जमीन के नीचे आवास का निर्माण हो रहा है। ये सबसे पहले हमें कहाँ मिला है? बुर्ज-होम से मिला है, जो कि कश्मीर में है। साथ ही हमें क्या है? राख के टीले मिले, क्योंकि आग का भाई कैसे बताएंगे कि हम कहाँ से आग का प्रयोग हो रहा है, तो राख के टीले हमें कहाँ से मिले? संगनकल्लू, पिकलीहल और उतनूल, जिसमें संगनकल्लू और पिकलीहल कहाँ है? आपके कर्नाटक वाले रीजन में, आप मैप में देख रहे होंगे। और उतनूर कहाँ पड़ता है? आपके आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, जैसा कि आपको मैप में दिखाया गया। तो ये कुछ खास क्वेश्चन है जो कि एग्जामों में बार बार रिपीट होके आते रहते हैं और आपको इसको दिमाग में बैठा लेना है। साथ ही मैं आपको ये बता रहा हूँ, फिर से बताता हूँ कि जैसे कि आपको इस पूरे फाइल की PDF अगर चाहिए तो आप क्या करेंगे बेटा? आप सबसे पहले हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन को हिट करेंगे, साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, जिससे आपको पूरे के पूरे फाइल PDF में आपको मिल जाएगी। तो आइए बेटा देखते हैं कि क्या एग्जाम में कितने तरह के अलग अलग सवाल पूछे गए हैं। उसको हम क्या करेंगे? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बना के आपको उस क्वेश्चन को ही अलग अलग कैटेगराइज करके बताते चलेंगे। जैसे कि एरिया, जैसे कि दमदमा, आपको पीछे मैप दिया हुआ है, इस मैप में आप उस पूरे एरिया को देख सकते हैं जो अलग अलग एरियाज हैं, ठीक है। तो दमदमा स्थल है, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल, ठीक है, जिसको बोलते हैं कभी कभी युगल समाधान के नाम से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। कि युगल समाधान का मतलब क्या हो गया कि युगल में या 3 कंकाल 4 कंकाल दफनाए जाने की एक ही कब्र में, जैसे कि शायद कोई परिवार, जैसे इस समय आप देख रहे होंगे, इसको आप बहुत अच्छे से आज के डेट से कनेक्ट करके पढ़िए ताकि आपको याद हो जाए। आज के डेट में सबसे अच्छा क्या कनेक्शन है इसका कि आपने देखा कि कोरोना की बीमारी फैली और एक ही परिवार के कितने कितने लोग मर गए, और आज अगर दफनाने की प्रक्रिया अगर किसी में है तो सारे के सारे परिवार को एक ही जगह पे, या बहुत सारे आपने देखा रहा कि एक ही कब्रों में बहुत सारी लाशें दफना दी जाती। तो शायद उस समय ऐसी कोई व्यवस्था रही हो या कोई परेशानियां रही हो, ठीक है। आदमगढ़ कहाँ है? आपके मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में आदमगढ़ से, अभी हमने देखा कि आदमगढ़ कहाँ है, एक बार आप फिर से देख लीजिए, ठीक है। आदमगढ़ वाला रीजन हमारे कहाँ पड़ता है? आदमगढ़ पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो आपको उसको याद करके चलना है, ठीक है। और इसमें क्या है, लास्ट जब इसका खत्म होने वाला था काल, तो यहीं से पशुपालन, और सबसे पहला, ये सब बहुत बार प्रश्न पूछा कि सबसे पहला पशु कौन से पाला गया था, तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते का पालन किया था। सबसे पहले कुत्ते को अपनाया था, ठीक है, कुत्ता का पालन किया गया था। उसके बाद मेहरगढ़ की संस्कृति से अभी हमने पढ़ा कि प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण यहाँ पे बस्तियाँ बन मिली हैं हमें पुरानी, यानी कि धीरे धीरे अब हम खाना बदोश से क्या हो रहे हैं, अस्थायी होना शुरू हो रहे हैं। साथ में पाषाण संस्कृति से लेकर सिंधु घाटी सभ्यता तक के अवशेष, यानी कि हमारी जो सिंधु घाटी सभ्यता पनपी है उसका अगर प्राचीनतम हम देखें साक्ष्य कहाँ पे, जो लोग बोलते हैं कि बाहर से लोग आए थे, नहीं, यहीं के हमारे लोग थे। उत्पादन बढ़ा, और हम सबको पता है कि जब हमारे पास पैसा ज़्यादा हो तो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं।
तो लोगों ने जब उत्पादन बढ़ा और इन्वेस्ट किया और वही इन्वेस्टमेंट अलग अलग चीज़ों में होता गया, जिससे एक बड़ी नगरीय सभ्यता जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं उसका जनरेशन हुआ। आज में देखते हैं हम हथनौरा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साथ नर्मदापुरम होशंगाबाद, कहाँ पे होशंगाबाद? आपके आंध्रा वाले रीजन में, ठीक है। तो ये सबसे पहले मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला कि यहाँ पे रहा करते थे। साथ में आपके भीमबेटका की गुफा, जो प्रागैतिहासिक चित्रकला की सबसे बड़ी गुफा है, कहाँ पे है? आपके मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफा। 1 लाख पुराने चित्र यहाँ पे मिले हैं। चित्र कैसे हैं? जैसे कि मान लीजिए ये हाथी है, ठीक है। अब इस हाथियों को मारते हुए यहाँ से हम एक भाला बना के एक आदमी खड़ा करके चित्र दिखा दे रहे हैं। इससे क्या पता चलता है कि पुराने लोग बड़े बड़े पशुओं का भी शिकार करते थे। ऐसे ढेर सारे नाचने गाने रहने के चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं बेटा। साथ ही बुर्ज की खोज हमने किसने की थी? डी टेरा पीटरसन द्वारा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बार मानव के साथ कुत्ते का कंकाल मिला है। मध्य पाषाण काल में हमें भारत में अस्थि पंजर का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है। यानी कि अब धीरे धीरे हम छोड़ के भाग नहीं रहे थे लाशों को, धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसको रख रहे थे, दफनाना शुरू कर दिए थे। थोड़ा सा सभ्यता आने शुरू हो गई थी, ठीक है। अब आपको थोड़े से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बना जिससे आपके दिमाग में क्या होता है जब हम चित्र देख के किसी चीज़ को पढ़ते हैं। ये पिक्टोग्राफी नहीं है, ये चित्र ऐसे जो आपको समझ में आएंगे, आधुनिक आज के ज़माने के हैं। तो चित्र देख के पढ़ते तो हमें याद रहता है। इसलिए हमने एक नया एडिशन आपके लिए लेके आए हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि आपको फोटोज के साथ ही पढ़ाएंगे ताकि आपको हमेशा वो पॉइंट याद रहें। तो चलिए, इसको आपको पीडीएफ पे भी मिलेगा बेटा ये पूरी फोटोज। तो सबसे पहले देखते हैं आज इंपॉर्टेंट क्या है कि हड्डी निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। मातृ देवी का मतलब माता रानी की जो आप पूजा करते हैं, ठीक है। उनकी प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोहदा नाला क्षेत्र है बेलन घाटी में। बेलन घाटी कहाँ है? आपकी उत्तर प्रदेश की नदी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदी है, ठीक है, जहाँ पे लोहदा नाला है, ठीक है। और ये लोहदा नाला उत्तर प्रदेश कहाँ है? ये आपके प्रयागराज के आसपास वाला रीजन पड़ता है। तो यहाँ से देख रहे हैं जैसे फोटो में कि किस चीज़ के साक्ष्य मिल रहे हैं हमें। सबसे पहले मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि हम देख रहे हैं कि मूर्ति पूजा का प्रारंभ बहुत पुराना है, ठीक है। पाषाण काल से हमें मिलना शुरू हो जा रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं एक बहुत खास चीज़ हमें कहाँ मिली? दक्षिण भारत में। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं, वृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। वृहद का मतलब क्या होता है? बहुत बड़ा, ठीक है। पाषाण का मतलब पत्थर, ठीक है। और ये स्मारक का मतलब पत्थरों के द्वारा किसी आकृति का निर्माण करना, ठीक है। तो ये किस लिए यूज करते थे? मृतकों को दफनाने का स्थान था। यानी जब मर जाता था कोई तो बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, उसमें एक छोटा सा होल बनाते थे जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, और उस होल के थ्रू क्या करते थे? वहाँ पे मृतक को दफना देते थे। ये मानना था कि शायद अगर कभी इसको ज़रूरत पड़ी तो ये सुरक्षित स्थान पर रहे, घर रहे इसका, और कभी इसको ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से बाहर भी आ सकता है। इस तरह की हमारी मान्यताएँ थी पुरानी। कम से कम 60 से 70 बार ये सवाल पूछा जा चुका है कि बृहद पाषाण स्मारक कहाँ से मिले हैं। तो दक्षिण भारत से मिले, इसको याद रखना। और किस लिए थे? मृतकों को दफनाने का स्थान था। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये आपको देख सकते हैं कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग काल से निर्मित मूर्तियाँ, उसके बाद उपकरण, हर चीज़ मिलते हैं। तो कहाँ पे? आपके भोपाल। भोपाल कहाँ है? आपके मध्य प्रदेश में, ठीक है। गौरिक मृत भांड का पात्र का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर आपके कहाँ है? उत्तर प्रदेश के रीजन में हस्तिनापुर। और एक गैरिक मृतभांड होते क्या है? गैरिक मृतभांड का मतलब होता है कि डिजाइनर। मृतभांड का मतलब क्या होता है? आप जो भी उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुएं थी जो मिट्टी की थी, मिट्टी की अलग अलग वस्तुएं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं घड़ा। घड़े को इन्होंने बहुत अच्छे तरह से डिजाइन किया है अलग अलग तरीके से। इसी को क्या बोल देते हैं? गैरिक स्टाइल, ठीक है। इसको बोलते हैं गैरिक स्टाइल, जो कि सजाना होगा, इसी को बोलते हैं गैरिक मृतभांड। हम देखते हैं कि अगर हम इतिहास पढ़ रहे हैं तो हमारे साथ भारतीय पुरातत्व का विकास कैसे हो, कैसे हमारे ऐतिहासिक खोजें शुरू हुई, और आज जो ऐतिहासिक खोजों को हम पढ़ रहे हैं इसका विकास किस क्रम में हुआ है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है। तो इसको एक नज़र डाल देते हैं फटाफट कि 1861 में सबसे पहले भारतीय पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारत में सर्वप्रथम पुरातत्व सर्वेक्षक नियुक्त किया कि यहाँ पे कौन कौन सी, ठीक है, प्राचीन काल में घटनाएं घटी उसके बारे में जानकारी निकालने के लिए सबसे पहले किसको? अलेक्जेंडर कनिंघम को अपॉइंट किया गया। तो इसके 3 सवाल बनते हैं बेटा कि भारतीय पुरातत्व का पितामह किसे कहा जाता है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, और भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तीनों का आंसर आपका सेम होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि विकास हमें कहां से मिलता है। तो 1863 में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हो गया कि जो पुराने उपकरण मिल रहे थे हमें, जैसे कि हमने आपको बताया कि क्रोड, फलक, ठीक है, विदारणी मिल रही है, खंडक मिल रही है, कुदाल मिल रही है, अलग अलग तरीके। तो यहाँ से अनुसंधान शुरू हो गया था। और सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ?
हुआ 1871 में, जब हमने क्या देखा, पुरातत्व सर्वेक्षण सरकार एक विभाग के रूप में गठित कर दिया कि अलग एक डिपार्टमेंट ही बना दिया इन्होंने कि आप सर्च करो और निकालो कि क्या क्या चीज़ें भारत में प्राचीन काल में घटित हुई हैं। और सबसे ज़्यादा विकास हम देखते हैं जो कि आज के आधुनिक स्वरूप तक हमारे चले आ रहा है कि 1901 में, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में इसलिए इसको ध्यान से समझिए, कि लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को केंद्रीकृत कर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का नाम दिया गया। यानी कि आज का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ये डिपार्टमेंट यानी कि एक मंत्रालय के तौर पे कब गठित हो गया था, 1901 में। किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ठीक है। तथा जॉन मार्शल को इसका प्रथम महानिदेशक बनाया गया, यानी कि इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट कौन था, एचओडी कौन बना, तो जॉन मार्शल, जिसके ही आगे आप देखेंगे काल में आते हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता आएगी तो इसकी अध्यक्षता में ही अलग अलग जगहों की खुदाई सबसे पहले प्रारंभ हुई थी। एक और अब क्विक रिवीजन करते चलेंगे छोटी छोटी चीज़ों को कनेक्ट करके। जब भी हम आपको एक चीज़ें और याद रखनी है कि भारतीय उपमहाद्वीप जब हम बोल रहे हैं तो उपमहाद्वीप उसे कहेंगे भारतीयों का जिसमें पहले पुराने भारतीयों के क्षेत्र शामिल थे। पुराने क्षेत्र अगर कैसे बोल दें कि पुराने जो देश जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, ये पूरा नेपाल हो गया, ये भारतीय उपमहाद्वीप का पार्ट है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हैं एक बार नजर मार लेते हैं। तो लहुरा देव हमने अभी पढ़ा था, क्या है, कृषि यानी चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है 9000 से लेकर 7000 ईसा पूर्व के मध्य, जैसा कि मैं आपको बता रहा था। और ये आपको बता दूं कि लहुरा देव ही है जो कि विश्व में चावल का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ पूरे विश्व में। ये भारतीय उपमहाद्वीप नहीं, पूरे विश्व का भी है। और मेहरगढ़ जो कि प्राचीनतम है, गेहूं का प्राचीनतम साक्ष्य मिला मेहरगढ़ पाकिस्तान में, आपको बताया था मैंने। लगभग 7000 ईसा पूर्व यहाँ से गेहूं के साथ साथ आपको जौ का भी साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है। तो आपको एक क्विक रिवीजन कराते हैं जितना आपको अभी पढ़ाया है, साथ में और कुछ पॉइंट्स जो कि प्रश्न के तौर पे पूछे गए हैं। रॉबर्ट ब्रूस फूट थे एक भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद, दोनों हुए थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे यानी कि जानते थे कि कैसे धरती से कैसे कैसे परतों की खुदाई की जाती, साथ में पुरातत्व यानी इतिहासकार भी अच्छे थे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था मध्य पाषाण काल में, हमने अभी आपको बताया सबसे पहले कुत्ते को पाला गया था, ठीक है। और ये मध्य पाषाण काल के लास्ट में शुरुआत हुई थी। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए, कहाँ से, सराय नाहर से और महदाह से, दोनों कहाँ हैं, आपके प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, कहाँ, दमदमा से, ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है, तो ये आपके नर्मदा नदी घाटी में मिलता है, मध्य प्रदेश वाले रीजन में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। प्रयुक्त अनाज की जब बात करेंगे तो इसको याद रखना है कि हमने खाने में प्रयोग शुरू किया था, ठीक है। इसको कंफ्यूज नहीं होना है कि पहले तो चावल मिल गया था, पहले तो ये मिल गया था। तो हम इसको अभी भी ये मान के चलते हैं, एग्जामों में अभी अपडेटेड नहीं हुआ है कि लहुरा देश से चावल के साक्ष्यों को, तो इसके लिए हम मान के चलते हैं कि अभी भी जौ ही मानते हैं खाने में सबसे पहले प्रयुक्त होने वाला। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से, लहुरा देव, ये भी आपके उत्तर प्रदेश में है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। उपमहाद्वीप की जब बात आ रही है तब मेहरगढ़ भी आएगा और लहुरा देव भी आएगा, इसलिए मैं आपको दोनों बता रहा हूँ क्योंकि अभी तक एग्जाम की बुक्स में मेहरगढ़ ही ऑप्शन में आता है। लेकिन अगर मेहरगढ़ के साथ लहुरा देव रहेगा तो आप सबसे पहला प्रेफरेंस किसको देंगे, इसको देंगे, और सेकंड प्रेफरेंस आप मेहरगढ़ को देंगे। और लहुरा देव नहीं आया तो मेहरगढ़ ही फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, ठीक है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, आपके पश्चिमी क्षेत्र से, इस महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र से नवपाषाणिक युग की शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देखते हैं कि क्या है। इतना पढ़ाई करने के बाद आपने कितना सीखा, उसका एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा कि रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, क्या थे, आपको 4 ऑप्शन में बताना है कि वनस्पति वैज्ञानिक थे, पुरातत्वविद थे, पुरावनस्पति शास्त्री थे या इतिहासकार थे। आपको इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। साथ ही आपको इसकी पूरी PDF फाइल, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे हमारा यूट्यूब चैनल, बेल आइकन को हिट करेंगे और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे जिसमें आपको पूरी PDF फाइल अच्छे से मिल जाएगी। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। फिर से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।